Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टी.एस. इलियट. टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टेन इलियट. थॉमस स्टेन इलियट का बर्थ 26 सितंबर 1888 में सेंट लुइट मिसूरी इंडस्ट्रियल सिटी में हुआ था. और आप जानते हैं कि ये टी.एस. इलियट जो हैं एक मॉडर्न इरा के पोइट रहे हैं, 20th सेंचुरी के पोइट रहे हैं टी.एस. इलियट. और इन्होंने जो अर्बन सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट किया है और उसके साथ साथ जो करप्शन ऑफ अर्बन सोसाइटी है वो भी इनकी पोएम्स में और इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है. दोस्तों टी.एस. इलियट के जो फादर थे जिनका नाम था हेनरी इलियट. टी.एस. इलियट के फादर जो थे हेनरी इलियट थे और इन्होंने ब्रिक्स होती हैं ब्रिक का ट्रेड इन्होंने किया था और इसके साथ साथ इसमें वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए और इन्होंने शार्लोट स्ट्रीम से इन्होंने शादी कर ली थी जो इनके फादर हेनरी इलियट थे. और जो इनकी मदर थी वो एक सोशल वर्कर थी और साथ साथ उनके अंदर राइटिंग की भी स्किल्स थी. और यही कारण था कि राइटिंग के प्रति जो इनका इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ, वो इनके पेरेंट्स के कारण हुआ, स्पेशली हिज मदर जो इनकी माँ थी उनकी वजह से इनका जो राइटिंग का टैलेंट था वो उभर कर आने लगा. अब हम बात करेंगे इनकी एजुकेशन की. तो जब टी.एस. इलियट को स्कूल भेजा गया और इन्होंने सेंट लुइस डे स्कूल को अटेंड किया तो जहाँ पर इन्होंने 1905 तक इन्होंने स्टडी की थी. फिर इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा गया और जब ये स्कूल में थे तो इनको ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में कंसिडर किया गया था. एंड इन 1900 जब 1900 में इनको गोल्ड मेडल मिला था फॉर लेटिन के लिए. He began writing at school and showed marked technical proficiency in the sense of humor. ठीक है ना. In 1897 his father built a holiday resort at Eastern Point, New Cape and in New England. दोस्तों ये मेन चीज़ है कि एक तो ये आपको पता चल गया कि इनको जो था वो लेटिन के लिए गोल्ड मेडल मिला था और इसके साथ साथ जब ये स्कूल में थे तो इन्होंने स्कूल में ही अपनी जो है ना राइटिंग स्किल्स स्टार्ट कर दी थी. लेकिन वो जो टाइम है जो इनका फर्स्ट फेज़ कहा जाता है वो इतना मतलब सक्सेसफुल नहीं था, बट उसको एक स्कूल लेवल पर ही एक राइटिंग को उसमें कंसिडर किया गया. 1897 में इनके जो फादर थे उन्होंने एक हॉलीडे रिसोर्ट बनाया. और कहाँ रिसोर्ट था ये? ईस्टर्न पॉइंट न्यू केप पे रिसोर्ट था इनका और न्यू इंग्लैंड में. अब इसके बाद यहाँ पर जो पोइट थे अपने वैकेशंस जो थे वो पास आउट किया करते थे. अब इसके बाद दोस्तों जो टी.एस. इलियट थे 1906 से लेके 1910 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और इस वहाँ पर इन्होंने अच्छी स्टडी की. लैंग्वेज, लिटरेचर, क्लासिक, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश लिटरेचर सब चीज़ों की इन्होंने नॉलेज ली हार्वर्ड में. और इसके बाद जो टी.एस. इलियट थे इन्होंने 1910 में अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट की थी. और इसके बाद 1913 में, याद रख लेना, 1913 में इनको प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट किया गया था हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब का. 1913 में इनको हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब था उसका प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था. इतना क्लियर है आपको? और फिर इसके बाद ये फिर इंग्लैंड में आए और क्योंकि जो आउटब्रेक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो टी.एस. इलियट थे उनको जर्मनी को छोड़ना पड़ा था. क्वेश्चन बनता है कि टी.एस. इलियट को जर्मनी को क्यों छोड़ना पड़ा था, तो आपका आंसर होगा आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फिर ये इंग्लैंड में आए और इन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो कंटिन्यू की ऑक्सफोर्ड में 1915 तक. और कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस डाउन हो गई थी, स्थिति बेकार होने लगी थी, तो इन्होंने एक स्कूल टीचर के रूप में भी काम किया था. और फिर इसके बाद इन्होंने अपनी जो पीएचडी की थीसिस ऑन द फिलॉसफी ऑफ ब्रैडली, ठीक है ना, ब्रैडली के ऊपर जो इन्होंने थीसिस थी डॉक्टरेट डिग्री के लिए. ब्रैडली आप जानते हैं, एसी ब्रैडली की बात हो रही है जो कि बहुत बड़े फिलोसफर और क्रिटिक रहे हैं, तो उन पर इनकी थीसिस थी. लेकिन ये जो थे डिग्री को लेने के लिए कभी हार्वर्ड वापस नहीं आए. फिर इनकी मुलाकात एक फेमस राइटर इज़रा पॉन्ड से हुई, ठीक है. उनसे इन्होंने जो सोशल कल्चर थी, ट्रेडिशंस थी, सोशल न्यूज़ थी, उनका डिस्कशन इन्होंने किया. फिर इसके बाद इनकी जो मुलाकात थी वो इंग्लिश गर्ल विविन से हुई, ठीक है, और इन्होंने उनसे शादी भी कर ली.
विविन से शादी हो गई इनकी जुलाई 1915 में। कब हो गई? जुलाई 1915 में। और इसके बाद ये लंदन में ही पूरी तरह से सेटल हो गए। आप जानते दोस्तों, इनका बर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिका में हुआ, बट ये सेटल 1915 में आफ्टर हिज मैरिज ये पूरी तरह से लंदन में सेटल हो गए और वहीं पर इन्होंने अपना घर बना लिया। इसी वजह से कहा जाता है कि अमेरिका में भले ही पैदा हुए लेकिन इनको जो सिटीजनशिप मिली वो कहाँ की थी? इन्होंने जो पूरी तरह से सिटीजन बन गए, कहाँ के? इंग्लैंड के सिटीजन बन गए थे। इसके बाद दोस्तों इनका जो करियर रहा एक जर्नलिस्ट के रूप में, इन्होंने 1917 में जो टीचिंग की जॉब थी उसको गिव अप कर दिया था, उसको छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया। और इसके बाद दोस्तों इनका वेस्टलैंड पब्लिश हुआ। वेस्टलैंड जो आप जानते हैं, वेस्टलैंड इनकी पोएम है। और वेस्टलैंड जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वो स्पिरिचुअली डेड पीपल को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब जो करप्शन समाज में फैला हुआ है उस करप्शन को इस तरह से टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में दर्शाया है कि सभी लोग जो हैं वो पूरी तरह से मर चुके हैं, क्योंकि वो अंतरात्मा से मर चुके हैं, वो आध्यात्म से मर चुके हैं। और जो व्यक्ति अंतरात्मा और आध्यात्म से मर चुका है वो व्यक्ति जो है वास्तव में व्यक्ति कहलाने के लायक नहीं है। तो इसी वजह से वो जितने भी लोग हैं समाज के उनको डेड पीपल कह के रेफ़र करते हैं अपनी पोएम वेस्टलैंड में। वेस्टलैंड को लेकर बहुत से लोग थे जिन्होंने इसका इमिटेशन भी किया और दूसरी बात ये क्रिटिसाइज भी इनको किया गया, लेकिन वेस्टलैंड ने इनको एक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्रोवाइड की थी। तो पक्की तरह से जो ब्रिटिश सिटीजन बन गए 1927 में बन गए और इसी ईयर में इन्होंने ब्रिटिश चर्च को भी ज्वाइन किया था। ठीक है ना, इसी ईयर में इन्होंने ब्रिटिश चर्च को भी ज्वाइन किया था। इसके बाद हम बात करें इनके जो पोएटिक ड्रामा रहे दोस्तों कुछ, जैसे कि द मर्डर इन कैथेड्रल, बहुत इंपॉर्टेंट ये इनका ड्रामा है। द फैमिली रियूनियन, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द फैमिली रियूनियन किसका प्ले है, तो आपका आंसर होगा टी.एस. इलियट का प्ले है। इसके बाद द कॉन्फिडेंटल क्लर्क, द कॉकटेल पार्टी, और इसके बाद दोस्तों इनका जो लास्ट मेजर पोएटिक वर्क कहलाता है वो द फोर क्वार्टेट्स, ये इनका जो लास्ट मेजर पोएटिक वर्क कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से का भी अवार्ड मिला था। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी अवार्ड मिला था इनको। और इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1948 में। नोबेल प्राइज़ का मिला इनको 1948 में मिला। और जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 1947 में, और 1930 से वो बहुत परेशान थी, बीमारी का शिकार थी। और इसके बाद अपनी वाइफ की डेथ के बाद इन्होंने अपनी जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी जिसका नाम था मिस वेलेरी, उनसे मिस वेलेरी फ्लेचर से 1957 में इन्होंने शादी कर ली थी। और ये जो लेडी थी, जो वेलेरी फ्लेचर जिसकी हम बात करेंगे, ये इनके लास्ट डेज की कंपेनियन कही जा सकती है कि इनके आखिरी दिनों की जो साथी थी वही थी। जब इनकी मृत्यु हुई 1964 में, तब तक उस वेलेरी ने इनको पूरी तरह से मतलब नर्स किया था। ही डाइड ऑन 4 जनवरी 1965। और सॉरी मैं गलत बोल गया दोस्तों, 1964 में इनकी ये बीमार हो गए थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो 4 जनवरी 1965 में लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 4 जनवरी 1965 में लंदन में इनकी डेथ हुई थी। और इनको जो बरीड किया गया था वो लिटिल विलेज ऑफ ईस्ट कॉकर में इनको बरीड किया गया था। और इसके साथ साथ जो इनकी एशेस थी उसको स्कैटर्ड कर दिया गया था। ठीक है ना, इनकी जो एशेस थी उसको स्कैटर्ड कर दिया गया था। अब इनके जो हम कुछ करियर की बात करते हैं, फेजेस की बात करते हैं, तो इन्होंने पोइट्री, ड्रामा, प्रोज और एज ए क्रिटिक सब रूपों में इन्होंने काम किया, एज वेल एज जर्नलिस्ट टू। अब इनका जो फर्स्ट फेज़ था टी.एस. इलियट का, वो कैसा फेज़ था? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1905 से 1909 तक का जो इनका फेज़ रहा वो फर्स्ट फेज़ कहलाया। फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ इनका कौन सा रहा? 1905 से लेके 1909 तक का इनका फर्स्ट फेज़ रहा, जिसको जेवेनिल प्रोडक्शंस के रूप में जाना गया। अब जेवेनिल प्रोडक्शन क्या था? कहने का मतलब एज ए स्कूल चाइल्ड के रूप में इन्होंने जो अपना टैलेंट शो किया, और इनकी जो पोएम्स थी उस समय जो एक स्कूल लेवल पर ही मतलब पब्लिश वगैरह होती थी, तो वो वाली इनको पहचान फर्स्ट फेज़ में नहीं मिली थी।
जो कॉलेज मैगजीन थी जैसे कि स्मिथ एकेडमी, रिकॉर्ड एंड हार्वर्ड एडवोकेट, ये चीज़ बताती कि इन्होंने फर्स्ट फेज़ में अपनी राइटिंग स्किल स्टार्ट कर दी थी, राइटिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया था। सेकंड फेज़ जो रहा ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ रहा लाइफ का। इसमें प्रूफ रॉक और अदर ऑब्जर्वेशंस, ये इनका कलेक्शन है 1917 का, जिसमें प्रूफ रॉक की पोएम इनकी बहुत फेमस हुई, जो कि टीएस इलियट ऑफ जेएल प्रूफ रॉक है, मतलब जेल प्रूफ रॉक का लव सॉन्ग है, जिसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो किस ऊह पोह की स्थिति में रहता है, उस कंडीशन को, उस कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करती है इनकी पोएम लव सॉन्ग ऑफ जेएल प्रूफ रॉक। इससे इनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिली इस पोएम से। इसके बाद इनकी जो मोस्ट कलेक्शन पोएम्स रहे, मोस्ट कलेक्शंस रहा इनका पोएम का, वो ये था द लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रूफ रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रील्यूड्स और रैफसोडी ऑन विंडी नाइट, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, मिस्टर एपोलिनेक्स। तो ये इनका वर्क रहा किसका, आपके सेकंड फेज़ का। तो फर्स्ट फेज़ आपका क्लियर हुआ, जो इनका फर्स्ट फेज़ था। फर्स्ट फेज़ में मतलब इन्होंने एक माइनर रूप में काम किया, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। सेकंड फेज़ जो था, सेकंड फेज़ में प्रूफ रॉक और अदर ऑब्जर्वेशन से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द प्रील्यूड्स, रैफसोडी ऑफ विंडी नाइट, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, एपोलिनेक्स, ये इनके वर्क रहे। और थर्ड फेज़ की बात करें तो थर्ड फेज़ में जिरॉन्सन, बरबैंक विद बेडेकर, स्विंसी इरेक्ट, अ कुकिंग एग, स्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स, बहुत फेमस वर्क है इनका, स्विमिंग द नाइटिंगल्स, और द वेस्टलैंड, द होलो मैन। ये इनके जो थर्ड फेज़ के वर्क रहे। और फिर फोर्थ फेज़ स्टार्ट होता है 1925 से 1935 का। और दोस्तों जो इनका फोर्थ फेज़ है उसको क्रिश्चियन पोइट्री का फेज़ भी कहा जाता है, याद रख लेना। फोर्थ फेज़ को किस नाम से जाना जाता है, क्रिश्चियन पोइट्री के फेज़ के नाम से भी फोर्थ फेज़ को जाना जाता है, जिसमें ऐश वेडनेसडे, जर्नी ऑफ द मगी, एनिमिला, मैरिना, कोरसेस फ्रॉम द रॉक, कॉरेलिनस, अ नंबर ऑफ माइनर एंड अनफिनिश्ड पोएम्स, ये इसमें आते हैं। इसके बाद 1935 से 1943 का इनका फिफ्थ फेज़ हमें देखने को मिलता है। और जो ये फिफ्थ फेज़ है इसमें बर्न्ट नॉर्टन, ईस्ट कॉकर, द ड्राई सैलिवेज और लिटिल गेडिंग, ये आते हैं हमारे। अब इनके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे पोएटिक प्लेस की। जो इनके पोएटिक प्लेस हमें देखने को मिलते हैं इसमें कौन से हैं, द रॉक एंड पेजेंट प्ले, द मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और द एल्डर स्टेटमैन। ये इनके हमें ये प्रोज जो वर्क हमें देखने को मिलते हैं, जो पोएटिक जो प्लेस थे। अब इसके बाद बात हम करते हैं इनके प्रोज की, इनके क्रिटिकल वर्क की। तो यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी 1939, नोट्स टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948, सेलेक्टेड एसेज थर्ड एडिशन 1951, ऑन पोएट्री एंड पोइट्स 1957, टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक 1967। तो ये इनके वर्क आए। और इसमें भी आप ये देख लीजिए, टीएस इलियट ने एडिटर के रूप में भी काम किया था, क्राइटेरियन मैगजीन के एडिटर के रूप में 1922 से 1939 के बीच में। और ये जो मैगजीन थी ये बहुत फेमस हुई यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन ट्रेडिशन में, यूरोप के अंदर। तो ये इनकी पहचान थी टीएस इलियट की। टीएस इलियट के बारे में मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों इस समय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, एग्ज़ाम बिल्कुल पास है। तो मैं आपको जो फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और कोशिश ज़्यादा ये कर रहा हूँ कि पीडीएफ के माध्यम से आपको अभी फ़िलहाल पढ़ाया जाए, ताकि कोर्स भी टाइम पर पूरा हो जाए और एक एक फैक्ट क्लियर हो जाए, और इवन आपके पास ये पीडीएफ भी आपके पास रह जाए, ताकि आप उससे प्रॉपर तैयारी कर सकें। और प्रॉपर सोर्सेज वाली बुक से मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकल बुक पर बिलीव भी नहीं करता हूँ। तो ये प्रॉपर सोर्स वाली बुक है और उससे आपकी तैयारी आपकी कराई जा रही है। अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो रही होगी और आगे आप चिंता मत करना, सब कुछ आपको करा दिया जाएगा। इवन रिवीजन भी मैं करा दूंगा आपको, तो आप इस बात की टेंशन ना लें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।